हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में कास्ट सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए आपको समाजशास्त्र का, इसके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। एंड यूपी एचईएससी की बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसके लिए भी आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी एग्जाम का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट है। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीके का प्रैक्टिस सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए भी मिल जाएगा, जिसमें टोटल आपको 10 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड सेकंड ग्रेड के लिए समाजशास्त्र के आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी का जितने भी बच्चे नोट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ये यहाँ पर नोट्स आ चुके हैं एंड इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये यूपी पीजीटी के एग्जाम के लिए नोट्स हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं आपको, तो इन टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड ये जो टॉपिक्स हैं ये आपकी लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से देखने को मिलेंगे। थिंकर्स से रिलेटेड भी मिल जाएंगे नोट्स, जिसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। एंड ये वन लाइनर से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। और ध्यान रखिए, यहाँ पर अभी होली ऑफर चल रहा है, सेल है एंड ये स्टार्ट हो गया है आपका 16 फरवरी से शुरू हुआ है और 7 मार्च तक ये आपको ऑफर दिया जा रहा है। इसमें समाजशास्त्र के नोट्स, समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट और जो आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको कुछ विशेष छूट दी जा रही है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 25 प्रश्न हो गए थे, यहाँ तक देखिए हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? जेएच हट्टन, सीएच कूले, मजूमदार, जीएस घुरिये यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? ये किसका कहना है? जाति एक बंद वर्ग है। जाति को बंद वर्ग किसके द्वारा बोला गया है? यहाँ पर सही क्या होगा? जाति एक बंद वर्ग है, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर किसका? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मजूमदार। ठीक है, मजूमदार ने जाति को एक बंद वर्ग कहा था। हट्टन की बात की जाए तो हट्टन की पुस्तक है कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया है, ये हट्टन की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। और हट्टन ने जातीय उत्पत्ति का, ठीक है, जातीय उत्पत्ति का, हट्टन के द्वारा जातीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया था वो कौन सा सिद्धांत था? माना या फिर बहुकारक का। ठीक है, माना या बहुकारक का सिद्धांत इन्होंने जातीय उत्पत्ति का दिया था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और जातीय उत्पत्ति के ये कारण किसे मानते हैं? जातीय उत्पत्ति के कारण की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कौन कौन से कारण बताए हैं ये भी ध्यान रखेंगे आप। भौगोलिक पृथक्करण है। ठीक है, भौगोलिक पृथक्करण है। खान पान संबंधी निषेध बताया इन्होंने, खान पान संबंधी निषेध हो जाएंगे। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। माना में विश्वास, माना जो कि एक अलौकिक शक्ति होती है, माना में विश्वास। ठीक है, इसे भी बताया। विभिन्न प्रजातियों व संस्कृतियों का संघर्ष। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। वर्णों का विकास, वर्णों का विकास। ठीक है, वर्णों का विकास रखें। और इसके अलावा आर्थिक व नहीं, हाँ ठीक है, इतना है। ठीक है, ये इन्होंने बताए थे। ठीक है, ये इन्होंने बताए थे जातीय उत्पत्ति के कारण। भौगोलिक पृथक्करण, खान पान संबंधी निषेध, मानव में विश्वास, प्रजातियों व संस्कृतियों का संघर्ष और वर्णों का विकास। और हट्टन की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, कास्ट इन इंडिया है। जातीय उत्पत्ति का इनका मानव सिद्धांत या बहुकारक का सिद्धांत आता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे और भी सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न भी आ गया। जातीय उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत है, व्यावसायिक है, ब्राह्मणवादी है और विकासवादी यहाँ सिद्धांत दिया गया है।
देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया था? जाति उत्पत्ति का जो प्रजाति सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? रिजले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत रिजले ने दिया। जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया है? नेस्फील्ड ने। जाति उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसका माना जाता है? घुरिये का। और जाति उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत की बात की जाए तो ये इबर्टसन का माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर क्या होगा, विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, विकल्प बी हो जाएगा। विकासवादी कह लें आप या फिर उद्विकासीय सिद्धांत। ठीक है, विकासवादी या उद्विकासीय सिद्धांत ये इबर्टसन का माना जाता है। ठीक है, धार्मिक सिद्धांत अगर आता है, धार्मिक सिद्धांत, तो धार्मिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? होकार्ट एंड सेनाट का है। होकार्ट व सेनाट ने दिया है। होकार्ट व सेनाट ने जाति उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत दिया है। राजनीतिक सिद्धांत की अगर बात आती है, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की अगर बात आती है तो ये अबे डुबाई के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अबे डुबाई के द्वारा दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। सांस्कृतिक एकीकरण की बात की जाए, सांस्कृतिक एकीकरण, जाति उत्पत्ति का सांस्कृतिक एकीकरण की बात की जाए तो ये आएगा यहाँ पर शरद चंद्र रॉय थे। ठीक है, शरद चंद्र रॉय थे जिन्होंने जाति उत्पत्ति का सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, मानववाद का जो सिद्धांत है वो हट्टन का माना जाता है ना। मानववाद जो सिद्धांत है जाति उत्पत्ति का वो किसका है? हट्टन का है। या अगर हम कहें बहुकारक का सिद्धांत, इस तरह से भी आप याद रखें, है ना। बहुकारक व मानव सिद्धांत किसका है? हट्टन का है। सांस्कृतिक एकीकरण का शरद चंद्र रॉय। राजनीतिक सिद्धांत अबे डुबाई। धार्मिक सिद्धांत होकार्ट एंड सेनाट। जाति उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत इबर्टसन। ब्राह्मणवादी में घुरिये। व्यावसायिक नेस्फील्ड का हो जाएगा। प्रजाति सिद्धांत किसका हो जाएगा? प्रजाति रिजले का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए प्रजाति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्रजाति सिद्धांत के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर देखिए सेनाट, होकार्ट, ग्रिग्सन, डहलमैन, नेस्फील्ड, रिजले यहाँ पर दिए गए। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए प्रजाति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर प्रजाति सिद्धांत की बात हो रही है, यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। रिजले ने प्रजातीय सिद्धांत दिया था। होकार्ट एंड सेनाट की बात की जाए तो ये जाति उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? धार्मिक से। डहलमैन और नेस्फील्ड की बात की जाए तो ये व्यावसायिक सिद्धांत से संबंधित है। जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत डहलमैन एंड नेस्फील्ड ने दिया था। साथ में एक नाम आता है ब्लंट का। ठीक है, ये भी व्यावसायिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जाति में ही विवाह को कहा जाता है, अपनी ही जाति में, सॉरी, ठीक है, अपनी ही जाति में विवाह को कहा जाता है। ऑप्शंस है यहाँ पर बहिर्विवाही, सगोत्र विवाह, अनुलोम विवाह, अंतः विवाह। अपनी ही जाति में जब विवाह होता है तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे? बहिर्विवाह, सगोत्र विवाह, अनुलोम विवाह, अंतः विवाह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? अपनी ही जाति में विवाह को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर अंतः विवाह होगा। ठीक है, क्या होगा? अंतः विवाह होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक जाति की विशेषता है? ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, अंतः विवाह, बहुपत्नी विवाह, खुली व्यवस्था, सामाजिक गतिशीलता। जाति की विशेषता पूछी जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा? जाति व्यवस्था में गतिशीलता नहीं देखने को मिलती है। खुली व्यवस्था किसमें होती है? ये खुली व्यवस्था, जाति गतिशीलता, ये वर्ग व्यवस्था की विशेषता है। किसकी है? वर्ग व्यवस्था की है। ये बहुपत्नी विवाह, विवाह का स्वरूप में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अंतर विवाह हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को संकेत करने हेतु प्रयोग किया? ऑप्शन है यहाँ पर दलित जातियाँ, बहिष्कृत जातियाँ, अस्पृश्य जातियाँ, निम्न जातियाँ। कौन सा हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को संकेत करने हेतु प्रयोग किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? बताएं, यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हट्टन की बात हो रही है यहाँ पर
कास्ट इन इंडिया इनकी पुस्तक है। अनुसूचित जातियों को संकेत करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, या अनुसूचित जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, बहिष्कृत जाति का, ठीक है, बहिष्कृत जाति किया था प्रयोग। और दलित जाति व दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किसने किया था, अनुसूचित जाति के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया था प्रयोग, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए दलित जातियां या दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया था। और बात आती है सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठीक है, अगर इस तरह से आता है तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, किसका आएगा, किसने किया था सबसे पहले अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग, नाम आता है इनका साइमन, ठीक है, साइमन का नाम आता है। और ये कब आते हैं, 1927 में, ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन के द्वारा 1927 में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है, जिसमें इन्होंने अनुसूचित जातियां कितनी बताई थी, 429 जातियां बताई गई थी। इसके अलावा भारतीय सरकार अधिनियम कौन सा है, 1935, भारतीय सरकार अधिनियम कौन सा है, 1935 में, उसमें अनुसूचित जाति को लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। तो हो सकता है अनुसूचित जाति शब्द का अगर प्रयोग पूछा जाए सबसे पहले कब हुआ, तो हो सकता है विकल्प में आपको 1927 ना देखने को मिले, 1935 देखने को मिले, तो ऐसे में आपको 1935 टिक करना होगा। अगर ये दोनों ही ऑप्शंस होंगे तो आपको 1927 करना होगा, क्योंकि सबसे पहले साइमन कमीशन के द्वारा अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। और जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है उसमें अनुसूचित जातियों को लिस्ट में शामिल किया गया था। और अनुसूचित जाति को साइमन कमीशन ने कितना बताया था, तो जो लिस्ट तैयार हुई थी उसमें अनुसूचित जातियां जो बताई गई थी साइमन कमीशन के द्वारा वो 429 जातियां बताई गई थी, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। कास्ट इन इंडिया किसकी है, हट्टन की पुस्तक है। जाति उत्पत्ति का इन्होंने मानव व बहुकारक सिद्धांत दिया है, अभी आपको बताया था मानव व बहुकारक सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जाति की विशेषता है, बहुपत्नी प्रथा, खुली सामाजिक व्यवस्था, अंतः संबंध, सामाजिक गतिशीलता। जाति की एक विशेषता है, ठीक है, जाति की एक विशेषता है, ये किसका कहना है, कौन एक जाति की विशेषता है, बहुपत्नी प्रथा, खुली सामाजिक व्यवस्था, अंतः संबंध, सामाजिक गतिशीलता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं। जाति की विशेषता पूछा जा रहा है, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता वर्ग का है, ठीक है। खुली सामाजिक व्यवस्था ये वर्ग व्यवस्था की विशेषताएं हो जाएंगी। बहुपत्नी प्रथा है ये विवाह का स्वरूप हो जाएगा। यहाँ पर बताएं जाति की एक विशेषता क्या होगा, अंतः संबंध होगा, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस के लेखक कौन है, घुरिये, एस राधाकृष्णन, पीएच प्रभु, एमएन श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर सही क्या होगा, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर क्या होगा, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, ये किसकी हो जाएगी, एमएन श्रीनिवास की, ठीक है, एमएन श्रीनिवास की हो जाएगी। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एमएन श्रीनिवास, ठीक है, ये किसकी है, एमएन श्रीनिवास की है। घुरिये की बात की जाए तो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन है, ये कब आती है, 1961 में आती है, जिसमें घुरिये ने, ये याद रखेंगे आप, सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन किया था। सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन किस पर किया है, जाति व्यवस्था का, है ना, किसने किया था, घुरिये ने किया था, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में, जो कि 1961 में आती है। इस पुस्तक में घुरिये ने सबसे पहले जाति व्यवस्था की बात व्यवस्थित तरीके से की थी और 6 विशेषताएं इनके द्वारा बताई गई थी, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जाति के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष एकीकरण और वैचारिकी पूर्ण किसने प्रतिपादित किए, हेरोल्ड गोल्ड, एमएन श्रीनिवास, टीके उमेन, रजनी कोठारी। यहाँ पर ऑप्शंस है, जाति के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष एकीकरण वैचारिकी पूर्ण किसके द्वारा बताए गए हैं, यहाँ पर सही क्या होगा, जाति के 3 पक्ष धर्मनिरपेक्ष एकीकरण वैचारिकी पूर्ण किसने बताए हैं, रजनी कोठारी ने, ठीक है, रजनी कोठारी ने बताए हैं। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है जाति व्यवस्था के अध्ययन में निम्न में से किसने संस्तरीकरण के वेबर के प्रारूप का प्रयोग किया? योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? जाति व्यवस्था के अध्ययन में इनमें से किसने संस्तरीकरण के वेबर के प्रारूप का प्रयोग किया था? वेबर ने स्त्रीकरण के, ठीक है, वेबर ने स्त्रीकरण का जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, वो कौन सा था? त्रिआयामी था, ठीक है, त्रिआयामी था, त्रिआयामी या इसे हम बहुआयामी कहते हैं, ठीक है, जिसमें इन्होंने आर्थिक की बात की थी, ठीक है, आर्थिक की बात की थी, सामाजिक की बात की थी, और इसके अलावा इन्होंने राजनीतिक की बात की थी। ये 3 आयाम इन्होंने बताए थे। आर्थिक के संदर्भ में इन्होंने वर्ग की बात की थी, सामाजिक के संदर्भ में इन्होंने परिस्थिति की बात की, स्टेटस की, और फिर राजनीतिक के संदर्भ में इन्होंने दल की बात की थी, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, और कभी कभी वर्ग, परिस्थिति, दल, इस तरह से दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे त्रिआयामी या बहुआयामी सामाजिक स्त्रीकरण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? वेबर के द्वारा। अच्छा, इनके इस सिद्धांत का प्रयोग, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन के इन सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? आंद्रे बेते ने किया था। और आंद्रे बेते ने जो स्त्रीकरण के आधार बताए थे वो कितने बताए थे? वो 3 बताए थे। एक तो इन्होंने किसको बताया था? जाति को बताया था। ध्यान रखेंगे, अक्सर एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। जाति को बताया था, दूसरा इन्होंने वर्ग को बताया, ठीक है, जाति वर्ग हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? इनका शक्ति हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ठीक है। और यही इनकी पुस्तक है इसी नाम से, कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट, क्लास एंड पावर है। कब आती है? 1958 में आती है। 1958 में ये इनकी पुस्तक आती है, कास्ट, क्लास एंड पावर, ठीक है। यही 3 इन्होंने आधार भी बताए थे, जाति, वर्ग और शक्ति, पावर, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। किसने प्रयोग किया था वेबर के त्रिआयामी सिद्धांत का? आंद्रे बेते ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने कहा कि पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? एम.एस. गोरे, एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, आई.पी. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आंद्रे बेते, ठीक है, आंद्रे बेते होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने जाति व्यवस्था का अध्ययन कर यह उच्चारित किया कि भारत में जातीय इंडो आयरन संस्कृति की ब्राह्मण संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है और इसके उपरांत देश के अन्य भागों में यह संस्थानांतरित हुई है? एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते, जी.एस. घुरिये, एस.सी. रॉय। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। स्टेटमेंट इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी.एस. घुरिये, ठीक है, जी.एस. घुरिये हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं बताई थी। ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम्स में आपकी आती हैं। समाज का पहला था समाज का खंडात्मक विभाजन, ठीक है, समाज का क्या है? खंडात्मक विभाजन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा संस्तरण, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर संस्तरण हो जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो भोजन व सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध, इसे आप याद रखेंगे। और ये 6 विशेषताएं आपको याद रखनी है। और जो इनकी चौथी विशेषता है वह सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार है, ठीक है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने पेशे से संबंधित भी बताया था, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और लास्ट में विवाह संबंधी प्रतिबंध की इन्होंने बात की है, विवाह संबंधी प्रतिबंध, ठीक है।
तो ये 6 विशेषताएं जाति व्यवस्था से संबंधित किसके द्वारा बताई गई हैं? घुरिये के द्वारा बताई गई हैं। समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, भोजन व सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध, सामाजिक व धार्मिक नियोगिताएं व विशेषाधिकार, पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव और विवाह संबंधी प्रतिबंध। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कास्ट ओल्ड एंड न्यू के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेते, AR देसाई, DP मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कास्ट ओल्ड एंड न्यू के लेखक कौन है? यहाँ पर राइट क्या होगा? ये किसकी पुस्तक है? कास्ट ओल्ड एंड न्यू। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे बेते। ठीक है, आंद्रे बेते हो जाएगा। कास्ट ओल्ड एंड न्यू आंद्रे बेते की है। योगेंद्र सिंह की बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, तो पहली हो जाएगी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, इसे आप याद रखें, एक ये पुस्तक है। इसके अलावा इंडियन सोशियोलॉजी है। ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजी हो जाएगी। एक पुस्तक है इनकी सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन इंडिया है। ठीक है, इसके अलावा एक है कल्चर चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया हो जाएगी। ठीक है, एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करके, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये बुक्स है इनकी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सोशोलॉजी, सोशल चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में योगेंद्र सिंह की बुक्स पूछी जाती है। चलिए यहाँ पर देखिए, मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है। ऑप्शन है यहाँ पर नृजातीय समूह, एक समुदाय, हिंदुओं का एक संचयन, एक बंद परिस्थिति समूह। वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है। यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई, वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है एक बंद परिस्थिति समूह के रूप में। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? ऑप्शंस में दिया गया है अंतर्विवाह, सोपान, गतिशीलता, पुनर्जन्म में विश्वास। जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है, यह प्रश्न है। अंतर्विवाह, सोपान, गतिशीलता, पुनर्जन्म में विश्वास यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर गतिशीलता होगा। ठीक है, गतिशीलता होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रबल जाति के बारे में निम्न कथनों में सही बताना है। 4 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। प्रबल जाति से तात्पर्य यहाँ पर डोमिनेंट कास्ट का है, प्रभुत्व जाति। ठीक है, किसकी अवधारणा है? किसकी है? MN श्रीनिवास की है। चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। पहला कथन क्या कह रहा है कि MN श्रीनिवास ने मैसूर के एक गांव के अपने अध्ययन में एक प्रबल जाति की अवधारणा का प्रथम बार उल्लेख किया। दूसरा है भूमि का स्वामित्व, संख्या की अधिकता तथा राजनीतिक पैबंद जाति के एक समुदाय में प्रभुत्वता स्थापित करने में मदद करते हैं। तीसरा है प्रबल जाति एक क्षेत्र विशेष में सदैव एक उच्च अनुष्ठानिक परिस्थिति प्राप्त करती है। एंड चौथा है यहाँ पर लास्ट कि प्रबल जाति एक क्षेत्र की अन्य निम्न जातियों के लिए सदैव एक संदर्भ समूह के रूप में हो सकती है। यहाँ पर पता है सही क्या होगा? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? MN श्रीनिवास ने मैसूर के गांव के अपने अध्ययन में प्रबल जाति की अवधारणा का पहली बार उल्लेख किया था, वर्णन किया था। उसके अलावा भूमि का स्वामित्व, संख्या की अधिकता और राजनीतिक जो पैबंद है वो जाति के एक समुदाय में प्रभुता स्थापित करने में मदद करते हैं, या हम यूँ कहें कि ये जाति की प्रबुद्ध जाति की 3 लक्षण या विशेषताएं इनके द्वारा बताई गई थी। और प्रबल जाति एक क्षेत्र के अन्य निम्न जातियों के लिए सदैव एक संदर्भ समूह के रूप में हो सकती है, इसकी बात इन्होंने की थी। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से एक जाति की विशेषताएं कौन सी हैं? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुष्ठानिक परिस्थिति, संस्कृति यहाँ पर दिया गया है। जाति की विशेषताएं कौन सी है ये यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? जाति की विशेषताएं पूछा जा रहा है, तो अंतर्विवाह, अनुष्ठानिक परिस्थिति और संस्कृति हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
ठीक है, विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और श्रीनिवास की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, श्रीनिवास की अगर हम बात करें तो श्रीनिवास ने भी विशेषताएं दी थी जाति व्यवस्था से संबंधित, जो कि इनकी भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इन्होंने ये भी कहा था कि जाति उपजाति में बटी है, ठीक है, ये याद रखिएगा, हो सकता है स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि प्रत्येक जाति उपजातियों में बटी है, ये किसका कहना है, ये श्रीनिवास का कहना है, ठीक है, श्रीनिवास के द्वारा ये बात कही गई है, इसे आप याद रखेंगे। जो इन्होंने विशेषताएं बताई हैं वो एक है संस्तरण की, ठीक है, श्रीनिवास ने जाति से संबंधित विशेषताएं संस्तरण बताया। दूसरा इन्होंने व्यावसायिक संघ बताया था, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा इनका, व्यावसायिक संघ हो जाएगा। इसके अलावा खान पान, ठीक है, खान पान, पोशाक, खान पान हो गया, पोशाक, भाषा व प्रथा है, ठीक है, पोशाक, भाषा व प्रथा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जातीय पंचायत व सभाओं की बात की। इसके अलावा संस्कृतिकरण की भी बात की इन्होंने, संस्कृतिकरण को भी रखा, और एक प्रदूषण की भी बात की थी इन्होंने, ठीक है। तो ये विशेषताएं इन्होंने जाति से संबंधित बताई, संस्तरण, व्यावसायिक संघ, खान पान, पोशाक, भाषा व प्रथा, जाति पंचायत व सभाएं, संस्कृतिकरण और प्रदूषण, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। प्रत्येक जाति उपजाति में बटी है, किसका कहना है, श्रीनिवास का कहना है। चलिए यहाँ पर देखिए मिलान करना है, पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया दिया गया है, कास्ट क्लास एंड पावर है, होमो हायरार्कीज है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखकर बताएं। देखिए कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, यहाँ पर ये किसकी हो जाएगी, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये किसकी हो जाएगी, ये कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये योगेश अटल की हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा कास्ट क्लास एंड पावर ये आंत्रे की हो जाएगी, होमो हायरार्कीज ये ड्यूमो की हो जाएगी। और इसके अलावा कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स की अगर आप बात करते हैं तो ये किसकी हो जाएगी, यहाँ पर आप रजनी कोठारी कर ले, ठीक है, रजनी कोठारी। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार जाति प्रथा ने भारत में बर्बरता की ओर जाने से रोका था, मेडलबॉम, दुबे, अबीडुबाई, ड्यूमो यहाँ पर दिया गया है। जाति प्रथा ने भारत में बर्बरता की ओर जाने से रोका था, यह किसका कहना है, यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अबीडुबाई हो जाएगा, ठीक है, अबीडुबाई हो जाएगा। और अबीडुबाई ने जाति उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत दिया है, जाति उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत दिया है, ये अबीडुबाई द्वारा दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने, अबीडुबाई ने जाति का प्रयोग प्रजातीय संदर्भ में किया है, जाति का प्रयोग प्रजातीय संदर्भ में किया है, अबीडुबाई ने जाति का प्रयोग प्रजातीय संदर्भ में किया है। इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में इस तरह से पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जातीय स्त्रीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है, पुनर्जन्म, चतुर्वर्ण, वर्णाश्रम व्यवस्था, गोत्र यहाँ पर दिया गया है। जातीय स्त्रीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है, यहाँ पर सही क्या होगा, चतुर्वर्ण। अच्छा, वर्ण कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए, निम्न में से जाति की राजनीतिक गतिशीलता के कौन से प्रकारों का रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने उल्लेख किया है। यहाँ पर देखिए 4 दी गई हैं, उद्भव गतिशीलता, समस्तर गतिशीलता, व्यावसायिक गतिशीलता और विभेदक गतिशीलता। जाति की राजनीतिक गतिशीलता में इनमें से किस की बात रुडोल्फ के द्वारा की गई है, बताएं। सामाजिक गतिशीलता की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले किसने की है, सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले किसने की थी, सोरोकिन ने, ठीक है, सर्वप्रथम, ये भी यहाँ पर ध्यान रखें, सर्वप्रथम सामाजिक गतिशीलता का व्यवस्थित वर्णन, ठीक है, व्यवस्थित वर्णन किसने किया है, तो ये याद रखेंगे आप, सोरोकिन ने किया है। किस पुस्तक में, सोशल मोबिलिटी में, ठीक है, सोशल मोबिलिटी। और ये कब आती है, 1927 में आती है, ठीक है, 1927 में आती है। अब यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर
उद्भव गतिशीलता, समस्तर गतिशीलता और विभेदक गतिशीलता की इन्होंने बात की थी। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन खाना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा एक इस व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, समाजीकरण यहाँ पर दिया गया है। एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन खाना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा एक इस व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की बात किसने की है? यह अवधारणा किसकी है? एम एन श्रीनिवास की है। ठीक है, किसकी है? एम एन श्रीनिवास की। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अवधारणा। ठीक है, ये अवधारणा है। किस पुस्तक में इन्होंने, एम एन श्रीनिवास ने अवधारणा दी है? तो रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। 1952 में आती है ये। ठीक है, कब आती है? 1952 में, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 1952 में ये बुक आती है। अच्छा, अब इनके संस्कृतिकरण की अवधारणा को विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया, विचारधारा ग्रहण की प्रक्रिया व अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, इस तरह से इनका आता है। अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? ये भी आता है। संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया या अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया, इस तरह से आता है। किसने कहा है? तो ध्यान रखेंगे, योगेंद्र सिंह ने। ठीक है, योगेंद्र सिंह द्वारा ये बात कही गई है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायता करता है? ऑप्शन है यहाँ पर आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक शक्ति, भूस्वामित्व, शुचिता और प्रदूषण। इनमें से कौन एक जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में सहायता करता है? यहाँ पर सही क्या होगा? शुचिता और प्रदूषण होगा। ठीक है, शुचिता और प्रदूषण हो जाएगा। ड्यूमो ने भारतीय समाज को जाति पर आधारित समाज भी कहा था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ड्यूमो द्वारा भारतीय समाज को जाति पर आधारित समाज भी कहा गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न विशेषताओं पर विचार करना है। यहाँ पर 3 दी गई हैं। समाज का खंडात्मक विभाजन, व्यवसायों का विभाजन, नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर कौन सा, मतलब कि यहाँ पर क्या है सही? समाज का खंडात्मक विभाजन, व्यवसायों का विभाजन, नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। यहाँ पर सही क्या होगा? देखिए, समाज का खंडात्मक विभाजन और इसके अलावा नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार होगा। विकल्प डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्य पर प्रधानता प्राप्त करके संख्या के साथ साथ, ऑप्शंस देखिए, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति, सामाजिक एवं धार्मिक शक्ति, धार्मिक एवं आर्थिक शक्ति, राजनीतिक एवं सामाजिक शक्ति यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही क्या होगा? एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्य पर प्रधानता प्राप्त करके संख्या के साथ साथ, यानी संख्यात्मक शक्ति के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करे। ये अवधारणा है किसकी? ये अवधारणा एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ठीक है, एम एन श्रीनिवास की अवधारणा है प्रबुद्ध जाति की, और इसमें इन्होंने 3 प्रबुद्ध जाति से संबंधित लक्षण बताए थे। एक तो जनसंख्यात्मक शक्ति इन्होंने बताया था। ठीक है, जनसंख्यात्मक शक्ति से तात्पर्य है यहाँ पर कि वह जो प्रबुद्ध जाति है वो उस जाति को हम प्रबुद्ध कहेंगे जिसकी संख्या में वह ज़्यादा हो। ठीक है, संख्या में जो जाति है, ठीक है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा आर्थिक शक्ति से तात्पर्य उनके था श्रीनिवास का कि उसके पास जो भूस्वामित्व है ना, लैंड है, भूमि है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। और राजनीतिक जो शक्ति की बात इन्होंने की थी, उससे इनका श्रीनिवास का कहना था कि उस जाति का वहाँ पर दबदबा होना चाहिए। तो जब किसी भी जाति में इन्होंने कहा ये 3 विशेषताएं या लक्षण में देखने को मिलेंगे, तो एम एन श्रीनिवास ने उसको क्या कहा था? प्रबुद्ध जाति कहा था। प्रबुद्ध यानी डोमिनेंट कास्ट या प्रभावी जाति। और इसकी आलोचना में प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो प्रभुत्व व्यक्ति की अवधारणा ये किसने दी है? ये दुबे ने दी है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।